नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी लौटे पिथौरागढ़। राज्य को मिलेगी 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड में मंदिर में की पूजा अर्चना, पर्वत आदि कलश के भी किए दर्शन। कुंजी गांव में स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से की मुलाकात। स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन। प्रधानमंत्री ने कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को किया संबोधित। स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची माता वैष्णो देवी भवन। पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का किया उद्घाटन। बक्सर ट्रेन हादसे में रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। घायलों को 50-50 हजार की राहत राशि। बिहार सरकार की ओर से भी मृतक के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। घायलों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर जताया गहरा शोक। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी। अब तक 2,200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास को दी कड़ी चेतावनी। गाजा में लोग गंभीर मानवीय संकट का कर रहे हैं सामना। भारत के ऑपरेशन अजय के तहत आज से विशेष विमानों के जरिए होगी भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष। टोल फ्री नंबर भी किया जारी। आईसीसी विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, तो दक्षिण अफ्रीका बरकरार रखना चाहेगी जीत का सिलसिला। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उत्तराखंड स्थित जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। बेजोड़ स्थापत्य कला का साक्षी है जागेश्वर धाम। मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। इसमें बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया है। परिसर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग और दूसरा विश्व के सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है। वहीं जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद पीएम पिथौरागढ़ लौट रहे हैं। जय गिरिजाधीश भोले जया
इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के दर्शन किए। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फीट से ज्यादा की है। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित पार्वती कुंड पर पहुंचकर विधिपूर्वक पूजा की। सनातन में आदि कैलाश की मान्यता छोटा कैलाश के रूप में है। देश की धार्मिक यात्राओं में आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती थी। पहले यहां तक पैदल मार्ग से ही पहुंचना संभव था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों से अब यात्रा मार्ग मोटरेबल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख दर्रे तक इंफ्रा विकास विशेष तौर पर यहां संपर्क बढ़ा है। वहीं गूंजे स्थित आईटीबीपी कैंप पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी कलाकारों के रंग में नजर आए। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की एक शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पारंपरिक तौर पर गर्म कपड़े, लकड़ी से बने उत्पाद इसमें शामिल रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। देश की सेवा में समर्पित जवान भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री ने इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। उत्साहित लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं को प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर वे बेहद खुश नजर आईं, क्योंकि सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्र के लिए यह पहला मौका ही रहा जब देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद स्थानीय लोग बहुत ही आशान्वित दिखे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इंफ्रा विकास का विस्तार होगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि क्षेत्र में रोजगार और खुशहाली लेकर आएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया हम सभी लोगों ने, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने सामने से उनको देखा। जिस दिन हमें खबर मिली कि वो हमारे आदि कैलाश में आ रहे हैं, उस दिन से हमारा उत्साह पूरे क्षेत्र में बना हुआ था। तो आज मौका मिला उनके साथ बाजा बजाने का, हमारा जो ट्रेडिशनल बाजा है, और जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के रंग जनजाति के प्रति जो अपना स्नेह प्यार जताया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका यहाँ आना ही हमारे लिए विकास की राह खुलती है और आगे भी खुलेंगी। आज हमारे जो हमारा पारंपरिक जो म्यूजियम है उस पर आए और हमारे ट्रेडिशनल चीज़ उनको उन्होंने देखा, और हमने एक यहाँ का जो पवित्र चांदी का प्याला उसको भी उनको भेंट किया, जो शुद्धता और सभ्यता का प्रतीक था। यह हमको अवसर मिला, उसके लिए हम बहुत खुशी हैं। हम सीमांत के सभी क्षेत्रवासी हमारे माननीय मोदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस आदि कैलाश के पावन धरती पर आए। मोदी जी यहाँ पर आए, हमने साक्षात्कार उनको देखा है, तो यह हमारे एक सौभाग्य की बात है। मोदी जी के आने मात्र से ही हमारे क्षेत्र में विकास होगा और जनता में खुशी आएगी, यह हम महादेव से कामना करते हैं। हमारे कारोबार में आगे ज़्यादा और फर्क पड़ेगा, पर्यटन स्थल में भी फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ सारे पर्यटन भी आएंगे, जितने हमारी आमदनी जो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारा हमारे बिक जाएगा, हमारे अपने आप हमारे घर से बिक जाएगा सर। सबसे पहले तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने जैसे हमने उनकी झलक देखी, तो देख के हमारे दिल से ऐसे हुआ कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हो। इतनी खुशी मिली, क्योंकि आज तक हमने कभी सुना ही था, लेकिन आमने सामने देख के बहुत अच्छा लगा। उनके आने से हमारे पर्यटन के स्थल में भी जो बढ़ोतरी होगी, और उलन उद्योग ये सब हमने बताया। नए प्रोडक्ट जो हमने बिच्छू घास का बताया था, दिखाया था, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। शायद पर्यटन वाले और अधिक मात्रा में यहाँ आएंगे। तो बेहद खुश हैं लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे थे, बेहद खुश हैं स्थानीय निवासी। और प्रधानमंत्री का ये दौरा देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो बताते हैं परंपरा, विरासत और विकास, साथ साथ उसको ये स्पष्ट रूप से ज़मीनी रूप पर लाता हुआ दिखाई देता है।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आज सवेरे ही जो पिथौरागढ़ ज़िले का सीमांत इलाका है जोलिंगकोंग और गुंजी, वहाँ पहुँच गए थे। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पार्वती कुंड में पूजा अर्चना भी की। उसके बाद गुंजी में उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की है, जो वहाँ पर आईटीबीपी और सेना के लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम पहुँचे, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे काफ़ी उत्साह से प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। हजारों की संख्या में ये जो रोड जिस पर हम खड़े हैं इसी से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। और आप देख सकते हैं अभी भी हजारों की संख्या में लोग जो रैली ग्राउंड की ओर जा रहे हैं, और उसके साथ साथ इस सड़क के दोनों ओर में काफ़ी संख्या में लोग खड़े रहेंगे जो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। धार्मिक लिहाज से भी, विकास के लिहाज से भी प्रधानमंत्री यहाँ पर करीब 4200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पिथौरागढ़ में करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ का। रमा, बिल्कुल चंद्रशेखर, बेहद महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से भी अगर हम देखें, जो लोगों की खुशी है, जो आशाएं हैं, उनको अब पंख लग गए हैं। हमने कुछ लोगों की बाइट देखी, कुछ महिलाएं थी जो कह रही थी हमें लग रहा था साक्षात भगवान ही हमारे बीच में है। और ये जो शब्द हैं ये दिखाते हैं जिस तरह से जो वहाँ के आस्था के केंद्र हैं, पहले पैदल पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज तमाम सुविधाएं हैं वहाँ तक लोगों को ले जाने के लिए। और उससे जो वहाँ के क्षेत्रीय स्थल हैं उनका विकास हुआ है। जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो वोकल फॉर लोकल की बात कही जाती है, कुछ महिलाएं इसको भी कह रही थी कि इसका भी और ज़्यादा विस्तार है। तो ये जो आशाएं हैं, ये जो विकास की एक नई परिभाषा वहाँ पर देखने को मिली है, ये भी इस उत्साह का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, अगर उत्तराखंड को आप देखते हैं तो उत्तराखंड के दो इलाके हैं, कुमाऊं और गढ़वाल का इलाका। गढ़वाल के इलाके में चार धाम यात्रा के कारण वो इलाका काफ़ी प्रसिद्ध है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वहाँ पर लोग जाते हैं। लेकिन अगर कुमाऊं के इलाके में आप देखेंगे तो यहाँ पर आदि कैलाश मौजूद है, यहाँ पर ओम पर्वत मौजूद है। उसके अलावा जागेश्वर धाम, जहाँ पर प्रधानमंत्री गए थे, सवेरे प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश के दर्शन किए थे। और वो इलाका पूरा चीन सीमा के नज़दीक है। करीब 3-4 किलोमीटर का ये रास्ता है जिससे प्रधानमंत्री होकर गुजरेंगे। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लैंड करेंगे उसके बाद तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एनसीसी के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको हम सामने दिखाएंगे कि देखिए आप किस तरह से जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रधानमंत्री के सामने रखने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर लोग मौजूद हैं। तो ये दौरा अपने आप, और इस दौरे की एक खासियत और मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें जोलिंगकोंग और गुंजी की और जागेश्वर की, तो ये वो इलाके हैं जहां पर देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचा है। तो आप अपने आप समझ सकते हैं ये कितना ऐतिहासिक ये दौरा है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे चंद्रशेखर, आपने जिक्र किया आईटीबीपी का, वहां पर बीआरओ के सहयोग से जो विकास काम हुए हैं, जो दुर्गम इलाकों में सड़क बनाई गई है, इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण होते हैं रणनीतिक रूप से भी ये इलाके। वहां पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी अपने आप में सेनानी ही कहा जाता है। और वहाँ पर जो आईटीबीपी है दिन रात लगी हुई है, उनके उत्साह में कितना बड़ा जो इजाफा हो जाता है, कितना ज़्यादा वहाँ पर उत्साह आपने देखा, और किस तरह से जैसे आप बता रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार इन इलाकों में पहुँचे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो इलाके हैं सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। जहां प्रधानमंत्री आज सवेरे गए थे, जोलिंगकोंग का इलाका, गुंजी का इलाका, ये वो इलाका है जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होकर के गुजरती है। और आज से अगर 4-5 साल पहले की हम बात करें तो यहाँ पर सड़क भी नहीं हुआ करती थी इस इलाके में। अभी 2-3 साल पहले काफ़ी मुश्किलों में बीआरओ ने लीबू लेक तक, जो चीन सीमा का इलाका है, वहाँ तक सड़क बनाई है। हालांकि वो सड़क अभी क्योंकि ये माउंटेन टेरेन है, काफ़ी मुश्किलात से सड़क बनाई गई है। अभी सेटल होने में उसको 1-2 साल लगेगा। तो आप समझ सकते हैं 2-3 साल के बाद पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितना विकसित ये एरिया हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आप पूछ रही थी कि आईटीबीपी और सेना के कर्मियों की, तो उन कर्मियों के बीच जाकर प्रधानमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है उनका उत्साह भी कितना बढ़ गया होगा। अपने देश के प्रधानमंत्री इन इलाकों में कभी मैं आपको एक और खास बात बताऊं, मैं तो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, ये ऐसे इलाके हैं जहां आज से 3-4 साल पहले तक जिलाधिकारी भी नहीं जाते थे, लेकिन अब जिलाधिकारी भी वहां पर जाने लगे हैं। और जो जोलिंगकोंग और गुंजी का इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले गए थे, ये ट्राइबल बेल्ट है।
इन लोगों के अपने उत्पाद हैं, ये लोग अपने कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट तक पहुंचाया जाए, ये सब अब कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद। रमा, बिल्कुल चंद्रशेखर, आप नज़र बनाए रखें। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए और इतने जो उत्साहवर्धक दृश्य हैं वो वहाँ से दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश से कौशल दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को संबोधित किया। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और जन शिक्षण संस्थान शामिल रहे। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने ग्राउंड लेवल पर युवा साथियों को बहुत शक्ति भी दी है। इस योजना के तहत अभी तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के आसपास ही नए कौशल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री अपनी जरूरतें स्किल डेवलपमेंट संस्थानों के साथ शेयर कर पाएंगे और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का भ्रमण किया। राष्ट्रपति ने पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन भी किया। इस स्काई वॉक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पैदल चलकर माता के भवन पहुंच रहे यात्रियों को राहत देगा। साथ ही जैसे ही माता के भक्त इस स्काई वॉक में दाखिल होंगे तो यहाँ 9 देवी पथ बनाया गया है, जिसमें माता रानी के 9 रूपों को दर्शाया गया है। करीब 300 मीटर लंबे इस अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रत्येक 100 मीटर पर आधुनिक प्रतीक्षा हॉल बनाए गए हैं, जिसमें एक ही समय 100 से 200 के करीब श्रद्धालु बैठ सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 2 देशों के यूरोप दौरे के समापन से पहले पेरिस में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में हिस्सा लिया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय स्थिति के आकलन से लेकर चल रही सैन्य स्तर की गतिविधियों तक कई विषयों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने चल रही रक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने अंतरिक्ष, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट डोमेन में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। बैठक से पहले फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले राजनाथ सिंह ने पेरिस के पास गेनेविलियर्स में सफ्रान इंजन डिवीजन के अनुसंधान एवं विकास केंद्र का दौरा किया और एरो इंजन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास को देखा। उन्होंने भारत के साथ सहयोग की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत में सह विकास और सह उत्पादन के फायदों पर प्रकाश डाला, जिसमें तीसरे देशों को निर्यात की संभावनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय बाजार के बड़े कुशल मानव संसाधन आधार, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और एक मजबूत कानूनी वास्तुकला जैसे अंतर्निहित लाभों को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री ने वहां भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए इजरायल में भारतीय दूतावास ने भी कमर कस ली है। दूतावास ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, दूतावास ने गुरुवार की विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप को ईमेल कर दिया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजा जाएगा।
और हमारे संवाददाता सुधीर यादव और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस तरह से विशेष इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल रमा जी, देखिए जिस तरीके से सरकार में टॉप लेवल पे इस चीज़ को सीरियसली लिया गया है, उसके बाद से जो तमाम एजेंसियां हैं उनको कहा गया है कि जो जानकारी है वो जुटाएं। खास तौर पर अगर वायुसेना की बात करें, जो सशस्त्र सेना हो उनकी बात करें, तो वायुसेना को तमाम जो ज़रूरी तैयारियां हैं उनके लिहाज से स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया और वायुसेना भी पूरी तैयार है। जो वायुसेना के जो सूत्र हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि हिंडन और दिल्ली के आसपास, खासतौर पर आगरा की हम बात करें तो स्टैंड बाय जो प्लेन्स हैं C-130J और जो कई दूसरे तमाम जो ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं उनको स्टैंड बाय रखा गया है। और हमें ये जानकारी दी गई है कि सरकार की तरफ से जब भी उन्हें जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के आधार पर जैसा भी जो अभियान है उसके लिए पूरी तरीके से वो तैयार हैं। रमा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे सुधीर, किस तरह से संपर्क जो है वहाँ से एम्बेसी से किया जा रहा है, यहाँ वहाँ पर जो अन्य एजेंसियाँ हैं, सरकारी एजेंसियाँ हैं, उनके साथ किस तरह का समन्वय है और किस तरह से एक बेहद सफल प्रयास भी से कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से देशों में जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो भारत ने न केवल अपने नागरिकों को बल्कि जो दूसरे देशों के नागरिकों को वहाँ से निकालने में सफलतापूर्वक एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखिए रमा जी, सबसे खास चीज़ यहाँ एक निकल कर आती है कि ये सबसे टॉप लेवल की जो लीडरशिप है वो इसमें इन्वॉल्व है और सबसे पहले समय रहते ये डिसीजन लिए गए। करीब 18,000 भारतीय जो है वो इजराइल में अभी फंसे हुए हैं और स्थिति की समीक्षा करते हुए ये पहले ही बिल्कुल निर्णय ले लिया गया है कि वो जो हमारे भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं उनको यहाँ वापस लाया जाए। किस तरह के SOPs होंगे उसमें आपसी जो एजेंसियां हैं उन पर मंथन चल रहा है। और सबसे खास बात, जो भारतीय दूतावास है उसने वहाँ एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और ये कहा गया कि जो भी नागरिक है, जो भी हम तक पहुँच सकते हैं, अपने जो डेटाबेस है, एक डेटाबेस खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। उसके आधार पर ये कोशिश की जा रही है कि पहले आए या किनकी ज़रूरत ज़्यादा पहले है उनको पहले भारत भेजने की तैयारी की जाए। ये एक पूरा प्रोसेस है जो लगातार चल रहा है और इसके साथ तमाम जो और एजेंसियां, खासतौर पर अगर हम सेनाओं की बात करें, सशस्त्र सेनाओं की, तो भारतीय वायुसेना इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय वायुसेना के जो विमान है बहुत जल्दी उन इलाकों में पहुंचकर जो भारतीय हैं उनको वापस ला सकते हैं। तो उन सब तमाम तैयारियों के मद्देनज़र जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है, हिंडन की बात करें, खासतौर पर अगर दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, हिंडन का एरिया, वहाँ आगरा एक ऐसा इलाका है, वहाँ स्टैंड बाय जो प्लेन है उनको स्टैंड बाय रखा हो गया है। और ख़ास तौर पर हमें ये भी जानकारी दी गई कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से जल्दी ही फ्लाइट लेकर जो भी स्पेशल फ्लाइट्स भारत सरकार की तरफ से आयोजित की जा रही है उनमें जो वहाँ भारतीय फंसे हैं उनको वापस जल्दी से जल्दी स्वदेश वापस लाया जा सकेगा। जी बिल्कुल सुधीर, नज़र बनाए रखें आप। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण में कहा है कि आज हम पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल से संबंधित प्री समिट बैठक में भाग ले रहे हैं। आज पर्यावरण एक जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण विश्व के साझे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए पर्यावरण से संबंधित विषयों को हमने P20 सम्मेलन की चर्चा के केंद्र में रखा है। देश और दुनिया से जुड़े विषयों पर एक साथ मिलकर काम करना केवल और केवल PM मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पा रहा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल का विचार विश्व के समक्ष रखा। मिशन लाइफस्टाइल पर्यावरण संरक्षण का व्यापक दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल व्यवहार अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें आज एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। ये हम सबका व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व है। केंद्र की भाजपा सरकार में महिला सांसदों को सशक्तिकरण और प्रोत्साहन काफ़ी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि की ओर से PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के विश्लेषण पर तैयार रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की महिला सांसदों की ओर से 15वीं लोकसभा में पूछे सवालों की माध्य का आंकड़ा 355 था और कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों का 58।
उस समय कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। ये रोचक आंकड़ा है। 16वीं लोकसभा का आंकड़ा जो है वो बेहद रोचक रहा, जिस समय भाजपा सत्ता में आ चुकी थी। यहाँ भाजपा महिला सांसदों का अपनी ही सरकार से किए सवालों का देखिए आंकड़ा 346 रहा। रिपोर्ट के अनुसार महिला सांसदों के अधिकतर सवाल स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों से जुड़े थे। ये समाज के वंचित और कमजोर वर्ग से जुड़े सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सवालों के जरिए महिला सदस्यों की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि शमिका रवि का एक दिलचस्प लेख जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे महिला सांसद हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बना रही हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ये एक बहुत ही उत्साहजनक प्रवृत्ति है जो इस बात का भी उदाहरण देती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे लोगों की आवाज को और मजबूत करेगा। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बुधवार की रात बिहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 यात्री जख्मी हुए हैं। वहीं दुर्घटना में मृत यात्रियों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10-10 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हज़ार की अनुग्रह राशि दी जाएगी। दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज रघुनाथपुर, आरा, बक्सर और पटना के अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं अन्य सभी यात्रियों को विशेष ट्रेन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा चुका है। पूरे मामले में दुर्घटना की जाँच संरक्षा आयुक्त ईस्टर्न सर्किल कोलकाता रेलवे द्वारा की जा रही है। ट्रेन दुर्घटना के बाद कई रेलगाड़ियों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बक्सर में हुई ट्रेन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण लोगों की मृत्यु से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। अधिकारी सभी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली वहां बचाव कार्य शुरू हो गया। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। रात में सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से लेकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से हम देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर कहा है कि रेलवे ने तत्परता दिखाई है और स्थानीय लोगों ने पूरी मदद की है। रेलवे ने सभी यात्रियों को गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया है। जो घायल हैं उनका इलाज जारी है और पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। हमें इस हादसे पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर दुख है। वो हादसे पर पीड़ितों के साथ न होकर राजनीति कर रहे हैं। रेलवे ने तत्परता दिखाई, वहाँ के लोगों ने, जो लोकल लोग थे, उन्होंने पूरी मदद की है। मैं स्थानीय जनता को, रघुनाथपुर बक्सर के लोगों को और रेल को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रात में पूरी मदद की है और रेल ने तत्परता के साथ सारे पैसेंजर को गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया है। जो घायल हैं उनका इलाज भी और 50,000 रुपये उनके हाथ में सुपुर्द कर दिए गए हैं और मृतकों 4 में से
10 लाख रुपया देने का अनाउंस नहीं किया है, बल्कि 2 लोगों को सुपुर्द कर दिया है। 2 के अभिभावक आएंगे तो वो लेंगे। मुझे दुख हुआ बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर, जो उन्होंने जिस ढंग से वक्तव्य दिया है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो रेल का है, दे देंगे। अरे खैराती मत बांटे नीतीश बाबू। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। आईसीसी विश्व कप में मेजबान भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। क्रिकेट विश्व कप में मेजबान भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 35वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली। रोहित 84 गेंद पर 131 रन बनाकर आउट हुए। वहीं विराट कोहली 55 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ईशान किशन ने 47 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने शतक लगाते ही इतिहास रच दिया। विश्व कप में रोहित के नाम सर्वाधिक 7 शतक हो गए हैं। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया है। वहीं रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए 556 छक्के लगाने में सफलता पाई। इसके साथ ही रोहित शर्मा विश्व कप में भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 63 बॉल पर शतक लगाकर कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा। कपिल देव ने 72 गेंद पर शतक जड़ा था। रोहित विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में डेविड वार्नर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित और वार्नर ने 19 पारियों में ये कारनामा किया। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन हशमतुल्लाह शहीदी ने बनाए, वो 80 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अजमतुल्लाह अमरजई ने 62 रन की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए 121 रन की साझेदारी निभाई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 2, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट झटके। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वनडे विश्व कप 2023 में आज 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। दक्षिण अफ्रीका आज के मुकाबले में दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।